नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत की जब बात आती है तो साथ में ज्ञान की बात आती है, विज्ञान की बात आती है। और विज्ञान जो कि एक विशिष्ट ज्ञान है, और इस विशिष्टता के साथ में जब हमारी पूरी आयु जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं आयुर्विज्ञान। जी हाँ, आयुर्वेद केवल लोगों को ठीक करने की बात नहीं करता, वह आयु की बात करता है। उस आयु का विज्ञान जो किसी भी आयु में बात कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो बड़ा हो या वो बुजुर्ग हो या वो गर्भवती महिला हो, कोई रुग्ण बालक हो, किसी भी तरीके की बात हो। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ बने रहें, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, आयुर्विज्ञान उसकी बात करता है, आयुर्वेद उसकी बात करता है। आयुर्वेद दवाइयों की बात नहीं करता, आपको स्वस्थ रहने की बात करता है। और शायद इसीलिए वहाँ पर एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसे हम स्वस्थ रोग विशेषज्ञ के नाम से जिन लोगों को हम जानते हैं। आज थोड़ा चूंकि हम जिस मौसम में इस समय गतिशील हैं, ये बार बार बदल रहा है, और ऋतु परिवर्तन जब आता है तो हम लोगों को देखने में समस्याएं आती हैं, कुछ सुनने में की भी बातें आती हैं, कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि क्या वो सब हमारे जीवन में वैसा ही चल रहा है जैसा हमेशा चलता आया है। ये एक खसरा काल होता है, जिसको संकरण काल भी कहें। और उस समय जो जो चीज़ें हमारे साथ में होनी चाहिए वो वैसी ही हो जैसा एक सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य चाहता है। उसके लिए प्रकृति पर थोड़ी हमारी निर्भरता जो बढ़ जाती है, उसके अनुसार हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद हमें ये सब कुछ बताता है, लेकिन वो हमें मालूम है या नहीं। हमारे घर में जब वो महिलाएं रसोई की तरफ नज़र करती हैं तो वहाँ पर जो आयुर्विज्ञान दिखाई देता है वो हमें मालूम है या नहीं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में पधारे हुए हैं अतिथि, आपका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ है प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं रोग विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। प्रोफेसर सुरेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन दूरदर्शन में। प्रोफेसर साहब, हम लोग बात चूंकि आयुर्विज्ञान की कर रहे हैं, और जब आयुर्विज्ञान की बात करें तो फिर इसमें सबसे पहला ध्यान हमारा किस ओर जाना चाहिए जो आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद हमें बताता है। और अगर हम खास तौर पे उसमें ऋतु परिवर्तन की बात करें तो वहाँ जी देखिए, आयुर्वेद की जहाँ बात कर रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य यहाँ होना चाहिए कि हम स्वस्थ बीमार तो नहीं हो, और बीमार के साथ साथ हम बीमार होने की संकल्पना जो है वो एक संकल्पना, ऐसी संकल्पना है जो नेगेटिव संकल्पना है, जिसकी सकारात्मक संकल्पना है कि बीमार ही नहीं हो। उसी संदर्भ में आप जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे शीतकाल एक ऐसा काल है जिसे कि हम एक स्वस्थ का काल भी कहते हैं। यदि इसमें व्यक्ति अपने आहार और विहार को ठीक रखे तो इसमें ये एक पूरे साल का उसका एक ऐसा बैलेंस बना देता है जिससे कि पूरे साल व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, बशर्ते वो कुछ नियम का पालन करे। इस ऋतु में यदि इस तरह के नियमों का पालन किया जाएगा तो इसे हेल्दी सीजन कहते हैं जी। और क्योंकि ये एक ऐसा इम्यूनिटी बना देगा यदि हम इस काल में ढंग से आहार विहार और कुछ नियमों का पालन करें, जो कि हमारे साल भर हमारे को स्वस्थ रख सकता है। आपने जो बात की कि इस काल में वो यानी कि एक इंश्योरेंस हम लोग कर सकते हैं, अपना बीमा करा सकते हैं साल भर के लिए, लेकिन क्या कारण होता है? हम क्योंकि इसकी सर्दियों में एक ऐसा क्या विशेष होता है जिसके कारण से ये साल भर तक हमें बचाता है? जी देखिए, सर्दियों में एक तो विशेष बात यह है कि ये सर्दी के ऋतु को हम बात करें तो दो भागों में आयुर्वेद के अनुसार वर्गीकरण करते हैं हम, हेमंत और शिशिर। तो हेमंत और शिशिर जो काल है, हेमंत जो हम कहें तो हम नवंबर दिसंबर को हेमंत कहते हैं, और शिशिर को लिए हम कहें तो जनवरी फरवरी। तो देखिए 14 जनवरी से पहले का जो काल है वो काल कहलाता है हेमंत काल, हेमंत ऋतु, और 14 जनवरी के बाद का जो काल है वो कहलाएगा आपका शिशिर ऋतु। और दोनों ऋतुओं में विशेष बात यह है कि हेमंत और शिशिर ऋतु बलवान ऋतु हैं, क्योंकि इसमें ऋतु परिवर्तन इस तरह का होता है कि ये कफ का काल है। अच्छा। और कफ जो है शरीर के बल का भी हेतु है। आयुर्वेद के हिसाब से हम बात करें तो स्वतः ही एक प्रकृति की तरफ से एक क्रिएशन मिलता है, हमको एक प्रकृति की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है कि ये इस समय शरीर बलवान रहता है। और बलवान रहने का कारण भी ये है कि ये इस ऋतु में होता ये कि जो बाहर की ठंडी हवाएं या बाहर का तापमान जब कम होता है तो जो शरीर के त्वचा के जो पोर हैं वो पोर्स जो हैं वो संकुचित होते हैं बाहर के तापमान के कारण से जी। तो हमारा अग्निबल जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें अग्नि का मेंटेनेंस इतना अच्छा हो जाता है इस कारण से कि अग्निबल अधिक रहता है।
तो जब अग्निबल शरीर का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा जी। तो जो भी कुछ हम लेंगे या जो भी कुछ हम खाना खा रहे हैं उससे रस भाग अधिक बनेगा, न्यूट्रिशन अधिक बनेगा और वो शरीर में जाकर के वो तत्व जो है हमारे शरीर में वो एक्यूमुलेट होंगे वो, क्योंकि आगे जाकर के फर्दर जो 8-9 महीने बाकी हैं उनमें वो हमारे शरीर को ठीक रखने वाले हैं। ठीक बात है। अब उसके लिए चूंकि आपने एक्यूमुलेशन की बात की, यानी कि डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि किसी न किसी तरीके से पूरा शरीर जो है, उस शरीर में पेट की जो है उदर की बड़ी भूमिका होती है। अब उदर में भूमिका जो है वो उदर की तो है, लेकिन भूमिका उसके साथ साथ में जबान की भी है। तो हमारी जीवा पर जो हमारा स्वाद है, उस पर स्वाद पे हमारा नियंत्रण कितना है, उस नियंत्रण के साथ साथ में हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? देखिए, इसमें शीतकाल में विशेष करके व्यक्ति को खाने की जो ठंड के कारण से खाने की इच्छाएं होती है वो विशेष करके स्निग्ध पदार्थ, मधुर पदार्थ, मीठे या तेलीय पदार्थ खाने की इच्छाएं होती हैं और वो इस ऋतु में व्यक्ति खा भी सकता है एक संतुलित मात्रा में, क्योंकि इस ऋतु, मैंने पहले भी कहा कि इस ऋतु में अग्निबल अधिक रहता है। तो जो हम जैसे देखिए आप गाजर का हलवा जो हम कस्टम में खा रहे हैं, तिल गजक या इस तरह का बड़े पकौड़ी, उड़द के पकौड़ी, ये सब न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं। और यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो ये चीज़ें हमारे शरीर को ताकत देती हैं, ये कफ को बढ़ाती हैं, तो ये बलवान भी है। इसलिए इस ऋतु में आप देखते होंगे कि हम देखते हैं कि भाई जो भी कुछ खा रहे हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, जल्दी पच रहा है अन्य ऋतुओं की तुलना में। इसलिए इस ऋतु में जो कफवर्धक चीज़ें या जो इस तरह की जो हमने बात की पहले, जो अन्य ऋतु में आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पेट को खराब भी कर सकती है, लेकिन इस ऋतु में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस ऋतु में अग्नि बल अधिक है। तो जो भी हम खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, इस कारण से वो पोषण हमारा, न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, इसमें मैं ये भी बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सर्दियों में दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, रज़ाई से लोगों को निकलने का मन नहीं करता है। ऐसे में अगर हम सुबह रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह लेट तक उठेंगे तो फिर जो व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम जो है वो उतना प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। लेकिन भोजन जो है वो हमें पूरा चाहिए और जितने समय चाहिए उतने समय चाहिए, और गरिष्ठ भी ले रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि तैलीय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, मधुर पदार्थ हमारे खाने की इच्छा हो रही है। तो दोनों में जो इम्बैलेंस बनता है, उस इम्बैलेंस को, और सर्दियों में सुबह कितने बजे उठना, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? 4 बजे, 3 बजे? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का तो अर्थ जो है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त ये है कि जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। लेकिन वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए, लेकिन विशेष करके अभी जो वर्तमान के काल है, सर्दी का काल, उसमें ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। अब किसी हम जिसको ब्लड प्रेशर रहता है, जिसको हार्ट डिसीज पहले हो चुकी है, या जिसको अस्थमा का दौरा जिसको हो चुका है, उनसे हम आशा करें कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो समयानुसार परिवर्तन के अपेक्षित है। यदि वो इस तरह करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं वो अस्थमा का दौरा उनको आ सकता है, कहीं ना कहीं वो कार्डिक प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो ऐसे लोग जो इस तरह के व्याधियों से पीड़ित हैं, वो लोग नहीं उठे ब्रह्म मुहूर्त में, वो 6-7 बजे उठे। लेकिन जनरली ये स्वस्थ व्यक्ति है वो ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठना चाहिए जितना पॉसिबल है। यदि 5:30 बजे उठे, 5 बजे उठे तो और अच्छा है, पर 5:30 बजे उठे और 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए जी। ये तो किस तरीके के शारीरिक व्यायाम पर हमें जाना चाहिए, और इसमें मैं थोड़ा सा सहज और अति वाली बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार आजकल हम देखते हैं कि जिम जो खुले हुए हैं, अखाड़े तो हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन हेल्थ सेंटर के नाम पर, और जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज जो है, और वो कई बार अति हो जाती है उसकी, तो कितना तक हमें करना चाहिए? या फिर हमने सोचा कि अब हम शुरू करते हैं और 1 महीना तक बहुत जोरदार करेंगे, अब बहुत जोरदार का मतलब कितना? देखिए, आयुर्वेद में जो बताया उन्होंने अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। वो शक्ति व्यायाम को पहचानने का तरीका ये कि जब व्यायाम करते करते सिर पे पसीना चालू हो जाए आना जी, फोरहेड पर, तो ये समझे कि वो अर्धशक्ति व्यायाम है, और वहाँ व्यायाम को रोक देना चाहिए। ठीक है। और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति या जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके लिए पैदल चलना, संक्रमण चलना, वो पर्याप्त व्यायाम हो सकता है। यदि 45 मिनट वो रोज पैदल चलते हैं तो वो भी एक सफिशिएंट व्यायाम है। और जो लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, वो जिम में भी व्यायाम कर ही रहे हैं और कर सकते हैं।
लेकिन अर्ध शक्ति का विशेष पैमाना जो हमारा आयुर्वेदीय पैमाना है उसको निश्चित ध्यान रखा जाना चाहिए। सुरेंद्र जी, हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमेशा सूर्य नमस्कार की बड़ी चर्चा सुनी है जी। मुझे कुछ समय पहले एक मित्र मिले थे जिन्होंने कहा कि वो 108 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं और वो उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 108 सूर्य नमस्कार करने का मतलब सिर पे पसीना तो बहुत पहले आ चुका होगा। तो क्या ये सही एक निर्धारित तत्व है कि मुझे इतना करना ही करना है चाहे असर कुछ भी हो? देखिए, अति व्यायाम को तो निषेध किया है जी। कि अति व्यायाम नहीं करना चाहिए, पर सूर्य नमस्कार एक योग का प्रक्रिया है। तो योग प्रक्रिया और व्यायाम में अंतर है। अच्छा। क्योंकि व्यायाम जो है वो एक विगरस एक्सरसाइज है और योग एक संतुलित प्रक्रिया है। धीरे धीरे उन्होंने अपना अभ्यास बढ़ाया होगा 108 करने का, तो वो इस क्रम से यदि उन्होंने अभ्यास बढ़ाया है तो वो ठीक है, उनके शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है तो वो कर सकते हैं। लेकिन सभी के लिए ऐसा रिकमेंडेशन हम नहीं कर सकते कि सभी व्यक्ति इतना 108 करें। वो अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी देख लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो नहीं है या कोई इस तरह का, अपनी उम्र कितनी है, ये देख करके ही व्यायाम किया जाना चाहिए। थोड़ा भोजन के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि खान पान में किस तरीके से, जब आपको एसिडिटी रहती है या गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं तो हमें पहला खाना क्या और बाद में क्या? हम शादी विवाह में इस समय बहुत जाते हैं, हालांकि अभी मल मास चल रहा है, लेकिन उसके बाद में जब वापस से शुरू होंगे तो अब आपको पहले तिक्त भोजन करना है या फिर मिठाई पहले खानी है, दूध बाद में लेना है, जो फल हैं उनको कब खाना है? क्योंकि ये सब उलझ जाता है एक दूसरे से। और क्या इनकी कोई इनका पैमाना है कि पहले ये, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा? देखिए, वेस्टर्न जो कल्चर की बात करें हम, तो वेस्टर्न कल्चर में आप देखिए मधुर, अम्ल, लवण, मधुर चीज़ें जो बाद में लेते हैं वो डिश के रूप में। लेकिन हमारा जो कल्चर है, वो जो हमारा कल्चर, उसमें हम मधुर पदार्थ पहले लेने की बात करते हैं। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो अग्निबल है वो डाइजेशन सिस्टम में आप देखें कि जो मधुर पदार्थ होंगे वो सब कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो। तो हम यदि उनको पहले लेते हैं तो पहले अग्नि का बल अधिक रहता है, तो इसलिए वो पहले लिए जानी चाहिए खाने के प्रारंभ में। आपको खीर लेनी है, गाजर का हलवा लेना है या और भी कोई मेवे या ड्राई फ्रूट के लेने हैं तो वो पहले लीजिए खाने के पहले, क्योंकि वो अग्नि बल अधिक बना हुआ है शुरू में, प्रारंभ में। ग्रेजुअली वो अग्नि बल धीरे धीरे कम होगा, तो इसलिए हम पहले ले लेंगे तो इजीली डाइजेस्ट होंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में बाद में लेने का वो जो कंसेप्ट है वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आपने जो कि मिठाइयों की बात की, तो जो कि ये मौसम इस तरीके का है और मधुमेह के रोगी आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में है। अब इस ऋतु में इच्छा तो करती है लेकिन कई बार मन मारना पड़ता है। तो क्या जो मिठाइयाँ हैं और फल हैं, इन दोनों को मिठाइयों में ही सोचा जाए, या फिर फल जो हैं वो मीठे ज़रूर होते हैं लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं होती जो मधुमेह के कारकों में वृद्धि कर सकती है? देखिए, मधुर अम्ल, जो मधुर पदार्थ जो भी होगा वो कहीं न कहीं तो शुगर को लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो भी यदि व्यक्ति का मधुमेह, डायबिटीज संतुलित मात्रा में है और वो अपने एक निश्चित मात्रा में व्यायाम कर रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा रिकमेंड वो ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। लेकिन आप ये बात करें कि अलग अलग तरह के पदार्थों का, अलग अलग मधुर पदार्थों का अलग अलग एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कौन तत्व कितना शुगर बढ़ाएगा वो सबका अलग अलग है। आपका गाजर का हलवे का अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, चीकू का अलग है, केले का अलग है। तो मधुर पदार्थ में कितनी मधुरता है वो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर निर्भर करती है, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा उसके ब्लड शुगर लेवल पे व्यक्ति के। लेकिन इसमें व्यायाम का अपना महत्व है, औषधियों का अपना महत्व है। यदि इनके साथ में यदि हम सामंजस्य बना करके वो कुछ कभी कभी मधु पदार्थ लेते हैं तो वो लिया जा सकता है। जो आप थोड़ा सा हम बच्चों की बात करना चाहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो बहुत कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है, सर्दी उन्हें जल्दी पकड़ती है, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, बुखार। अब उसके बाद में जैसे ही ये चीज़ होती है तो हम सामान्यतः सुनते हैं कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, थोड़ा पैरासिटामोल ले लेते हैं, थोड़ी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। लेकिन उन एंटीबायोटिक्स का बच्चों पर प्रभाव आगे जाके क्या पड़ सकता है, ये हमें ज़रूर बताना चाहिए। देखिए, एंटीबायोटिक्स का इस समय इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि WHO तो कह रहा है कि ये आने वाले 2025 तक एंटीबायोटिक की कमी हो जाएगी और तब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। इतना भयानक वो उन्होंने चेतावनी दी है WHO ने। तो इसमें हमें अल्टरनेट थेरेपी को देखना चाहिए और आयुर्वेद इसमें एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अभी जहाँ आपने बात की कि बच्चों में कॉमन कोल्ड, जो कि इस शीतकाल की एक प्रमुख प्रॉब्लम है, तो कॉमन कोल्ड होने में जो आधुनिक की बात करें तो वायरस मानते हैं और हम मानते हैं वात और कफ से कॉमन कोल्ड। बच्चों में कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ये 2 बड़ी ही प्रॉब्लम वाली व्याधियां हैं।
तो हमें बच्चों का इसमें देखिए कि यदि हम कुछ नियमों का पालन करें तो हम बच्चे को इन बातों से बचाया जा सकता है। विशेष करके आप देखिए कि हम बच्चों को सरसों के तेल की मालिश इस ऋतु में हमें करनी चाहिए, अभ्यंग जिसे आयुर्वेद में कहा है, वो हम करें। और जो सर्दी का जो विशेष करके सर्दी जो पकड़ती है वो पकड़ती है आपके कान से, गले से, नाक से और अपने हाथ से और पैर से। तो इन स्थानों को विशेष करके कवर रखना चाहिए बच्चों को। मंकी कैप एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इसमें गर्दन भी कवर हो गया, आपका नाक भी कवर हो गया, हाथ पर में मोजे पहनिए। और साथ में बच्चे को अभी इसमें आपने बात की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग 2 या 3 ml रोज़ उसको अपना बादाम का तेल, तो बड़ा ही उष्ण है, उसमें शहद मिला करके बच्चे को दिया जाना चाहिए। छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा है तो हम आपको 2 ml दे सकते हैं, उससे बड़ा है तो हम 3 ml, 4 ml, 5 ml दे सकते हैं। और हल्दी का दूध भी बच्चे को दिया जाना चाहिए। और ठंडे चीज़ों से हमें इससे में बचा के रखें। तो मैंने बताया कि जो सर्दी पकड़ने वाले जो है हमारे शरीर में ऑर्गन, उनका विशेष करके प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। और अभ्यंग तेल मालिश निश्चित की जानी चाहिए। और हल्दी का यूज, बच्चे को हल्दी का दूध भी दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने जो भोजन की बात हुई थी तो आपने थोड़ा मेवों के बारे में जिक्र किया। सर्दियों के मौसम में मेवों के साथ साथ में जो एक कहते हैं कि मूंगफली जो होती है वो काजू का काम करती है, बादाम का काम करती है। ऐसे में जो लोग जो बहुत महंगा चीज़ें उपयोग नहीं कर सकते हैं कि स्वर्ण प्राशित कुछ चीज़ों का उपयोग हो, भस्मों का उपयोग हो, वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्वस्थ रहने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत कम कीमत में आती हैं लेकिन उनका उपयोग करना फ़ायदा लाभदायक बहुत अधिक रहता है? देखिए, इस समय विशेष करके हम यूज करें तो हम दालचीनी का उपयोग किया जाना चाहिए। अभी सर्दी के ऋतु में हर व्यक्ति दालचीनी की चाय पिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दालचीनी। हल्दी का दूध पिया जाना चाहिए। और च्यवनप्राश अभी इस समय ऐसा चीज़ है जो रसायन है और जिसमें करीब 56 औषधियाँ मिली हुई हैं, तो हमें इन च्यवनप्राश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यदि वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो वैसे च्यवनप्राश बिना शुगर के भी अवेलेबल है मार्केट में, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हमें, और खाने पीने की जहाँ बात की, मूंगफली की आपने बात की, तो मूंगफली एक अच्छा पौष्टिक है और इस समय तो जो खाएंगे तो पच भी हो जाएगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा, तो इस समय लिया जा सकता है। और साथ में उसके साथ में गुड़ भी लेंगे तो गुड़ दोनों का कॉम्बिनेशन से वो एक हीमेटोनिक प्रॉपर्टी भी उसकी है, तो वो हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ाएगा और हमारे रक्त का वर्धन भी करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें अपने नियमित लेनी चाहिए सर्दियों में ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा समय की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर सुरेंद्र जी कि सुबह की शुरुआत हम लोग कैसे करें। यहाँ खासतौर पे हम पेय पदार्थों पर आप जाना चाहेंगे कार्यक्रम के इस भाग में कि जब हम सुबह हम लोग सुनते आए हैं कि तांबे के बर्तन में हम जो है वो पानी पिए, कभी हम ये भी सुनते हैं कि गुड़ का पानी जो है वो हम सुबह सुबह पिए। तो सुबह हमें कितना पानी पीना, कौन सा पानी पीना, इस ऋतु विशेष में जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम हेमंत और शिशिर इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पर हमें क्या साल भर से अलग थोड़ा सा पैटर्न में जाना चाहिए? और काढ़ों की चूंकि ये एक कोरोना की चूंकि ओमिक्रॉन वायरस का जो बात आ रही है डेल्टा के बाद में, तो उससे बचाव के लिए हम पहले ही कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए और उससे वो हमें काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगी? देखिए, जब आपने उसकी बात की, लिक्विड पदार्थों की बात की, तो हमें तुलसी को नहीं भूलना चाहिए। तुलसी एक ऐसी ड्रग है जो कि निर्विवाद है, वो हमारे शारीरिक मानसिक दोनों हेल्थ के लिए आवश्यक है। तुलसी में मानसिक भी इसके इफेक्ट है, एंटी स्ट्रेस इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पाई गई है। और ये हमारा भारतीय, आप देखें पहले भारत के मंदिरों में हमारे प्रचलन में है, हिंदू धर्म में, कि मंदिर में जो आपका चरणामृत वो तुलसी से ही बनाते थे। तो वो उसका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति जाने अनजाने मंदिर में आया है तो वो तुलसी ले ले। तो सुबह की जो प्रातःकाल की शुरुआत जो बताइए आप, तुलसी 4-5 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सौंफ और थोड़ा मुलेठी, और थोड़ा लवंग और अदरक, इसको 1 लीटर पानी में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और उसको बॉयल करके यदि हम 1 या 2 गिलास हम पीते हैं सुबह सुबह, तो वो सबसे अच्छा डिटॉक्सीफाई भी होगा, हमारे सर्दी से भी बचाएगा और जुकाम आदि से भी बचाएगा और हमारा इम्यूनिटी पावर को भी ठीक रखेगा। तो सुबह की शुरुआत हमें इनसे करनी चाहिए। तो 1 लीटर पानी को कितना उबालना, मतलब कितना? 1 लीटर पानी में इसको थोड़ा सा 5 या 6 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, करीब आधा चम्मच मुलेठी का ले लीजिए, आधा चम्मच आपका अदरक का जूस ले लीजिए, आधा चम्मच लगभग, और सौंफ का पानी ले लीजिए। तो ये सब मिक्स करके हम यदि थोड़ा उबाल करके रख दें
और दालचीनी थोड़ी डाल दीजिए इसमें। ठीक है। और सुबह सुबह उसको एक गिलास तो कम से कम एटलीस्ट लिया जाना चाहिए, और वो हम लेंगे तो वो हमारे ओवरऑल सिस्टम को ठीक रखेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पर हमने चूंकि और आपने सुबह की बात कर दी है और सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो बड़ा अच्छा आगे के लिए चीज़ें हो जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें रात्रि के समय में मैं जाना चाहूँगा सुरेंद्र जी। हम बचपन से सुनते आए हैं, कई बार धार्मिक आख्यानों में कहा जाता है कि रात्रि विश्राम करना, तो इनमें अंतर क्या, रात्रि विश्राम और नींद? जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं कि 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, नींद का मतलब क्या? और नींद क्या सबके लिए एक जैसी है? आप अलग शारीरिक स्ट्रक्चर में है, मैं अलग शारीरिक स्ट्रक्चर में, कोई गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, बालक है, रुग्ण है, तो नींद में और रात्रि विश्राम में, इन दोनों में आप कैसे अंतर देखते हैं? देखिए आयुर्वेद में कहा है अर्ध रोग हरि निद्रा, यानी आधे रोग यदि नींद प्रॉपर आती है तो आधे रोग ठीक हो सकते हैं। और जिसको नींद की बात आपने बताई, तो नींद के जो साइकिल चलते हैं वो अलग अलग साइकिल हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज इंसोमिनिया का युग चालू हो गया है देखा जाए तो। उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो उससे बाधित हो रहा है, तो उसके कारण से लोगों में नींद नहीं आ रही लोगों को, और कुछ स्ट्रेस बढ़े हैं तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग रात को सोते समय व्यक्ति करता है, तो उस कारण से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, और ये इस कारण से पूरे उसके हेल्थ स्ट्रक्चर पर ही प्रॉब्लम आ रही है। उसके कारण से उसके इंसुलिन लेवल का कमी आ रही है, ओबेसिटी हो रही है, या उसके ओवरऑल इफेक्ट हैं नींद कम आने के, तो वो एक बर्निंग प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें विशेष करके देखना चाहिए कि अभी सर्दियों की आप बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में गुनगुना जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसकी 10 मिनट तक कम से कम हमें मसाज पैर के तलवों में की जानी चाहिए निश्चित। वो एक बड़ा हमारा माइंड को काम रखेगा, शांत रखेगा, और हमें आसानी से सोने में मदद करेगा। लेकिन सर्दी वही आप गर्मियों की बात करें तो वो तिल का तेल आ जाएगा वहाँ मूंगफली की जगह। तो ये एक हम छोटा सा उपाय है, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चूंकि सुरेंद्र जी आपने हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में हैं और आपने चूंकि माइंड रिलैक्सेशन की बात की थी, तो मैं तन से थोड़ा सा मन की तरफ भी जाना चाहूंगा, क्योंकि हम तन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति की बात भी करते हैं, लेकिन तन मन ठीक रहेगा तो धन की शक्ति आती है। तो मन को ठीक रखने के लिए भी क्या सर्दियों में, शीत ऋतु में, शिशिर में, हेमंत में, उसके लिए भी कोई अलग व्यवस्था है? देखिए आपने पहले कहा ड्राई फ्रूट्स जो हैं, वो ड्राई फ्रूट्स हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कफ मेदात्मक है, यानी तो वहाँ उसको जो भी हम फैटी चीज़ें या जो देंगे या जो लेंगे वो ब्रेन का पोषण करते हैं। इसीलिए आप देखें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, इसे आप सीजन में यूज करेंगे तो आराम से इजीली डाइजेस्ट होता है वो। ठीक है, तो इसमें दूध में डाल के लीजिए या इसका खीर बना लीजिए इनकी, तो ये हमारे मन को पोषण देने को भिगो करके लेना चाहिए जी। भिगो करके सुबह उसको आप खसखस डाल करके इन ड्राई फ्रूट्स में भिगो लीजिए, उनका चटनी बना लीजिए और दूध में डाल लीजिए, साथ में थोड़ा केसर डाल लीजिए, तो ये एक अच्छा ब्रेन का जो पोषण करने के लिए सुबह सुबह एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। ये अभी इस ऋतु में लिया भी जा सकता है और ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जहाँ ब्रेन की पोषण की बात कर रहे हैं तो वो उसमें ये न्यूट्रिएंट ही ज़्यादा काम करेंगे। और साथ में अपने जो आपने बात की, दूसरा हमारे आयुर्वेद में तो जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बात की है ना, तो उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि मेडिसिन के अलावा भी हैं जी। जैसे आदमी क्षमाशील हो, धैर्यवान हो, या लोग जो चैरिटी करते हैं या जो इस तरह के जो परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं वो मेंटली हेल्दी होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है आयुर्वेद में। और जो ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग चैरिटी में संलग्न है या जो जिन लोगों में इस तरह की परोपकार की भावनाएं, वो मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग किसी न किसी तौर पे बात रखें कि हमको एकाग्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको बाहरी चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा, अपने अंतस में, अपने ट्रांस में जाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जितना अपने अंदर हम जाएंगे उतना हमारी बाहर वाली चीज़ें भी और बेहतर हो पाएंगी। कुछ और ऐसी चीज़ें जो खास तौर पर हमें घर में, अगर हम रसोई की तरफ नजर डालें तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें दिखनी चाहिए, और केवल महिलाओं को नहीं, हम सभी को मालूम होनी चाहिए। जी जी, सर्दी की बात कर रहे हैं ना, देखिए इस समय आप लहसुन को मत भूलिए, अच्छा, काली मिर्च को आप याद रखिए, आप अजवाइन को याद रखिए, आप सौंठ को याद रखिए, आप दालचीनी को याद रखिए। ठीक है, ये सब हमारे घर में रसोई में अवेलेबल हैं, इनका जुडिशियस उपयोग किया जाना चाहिए। आप देखें काली मिर्च का यूज हम जाने अनजाने करते भी हैं और करना भी चाहिए इनको। तो ये इस ऋतु में हम रखेंगे
तो हम कफ से बचे रहेंगे, क्योंकि कफ ही का काल है, ये वायु का काल है। ये शीतकाल का जो काल है वो बेसिकली वायु बढ़ाने वाले रोग होंगे। आप न्यूमोनिया देख लीजिए, इस ऋतु का बड़ा प्रॉब्लम वाला है। न्यूमोनिया एल्डरली भी होता है, हम मानते हैं कि बच्चों में न्यूमोनिया होता है, ऐसा नहीं। 60 साल के बाद भी एक न्यूमोनिया एक बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत अधिक डेथ न्यूमोनिया से होती है। यदि हम केवल हमारे ओल्ड पर्सन को बता दें कि भाई आप दालचीनी लीजिए, आप पैर में सरसों के तेल की रोज मालिश कीजिए, और आप अपना जो सेंसिटिव एरिया है उनको कवर करिए, तो हम बहुत सी डेथ बचा सकते हैं न्यूमोनिया से। केवल हल्दी का दूध लीजिए आप, यदि ये हम करेंगे तो हम निश्चित रूप में हजारों डेथ हम बचा सकते हैं, जो कि न्यूमोनिया से 60 साल के बाद भी होती है। बच्चों में तो न्यूमोनिया इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये न्यूमोनिया से बच्चों की डेथ होती है, लेकिन बजाय ओल्ड व्यक्ति ज़्यादा न्यूमोनिया से मरते हैं। लेकिन उसको हम आयुर्वेद से च्यवनप्राश ले लीजिए, ये सब चीजें लेंगे तो हम निश्चित रूप में वो मृत्यु को हम रोक सकते हैं। ठीक बात है, हम अलसी का उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हृदय के लिए ये सब चीजें हार्ट के लिए भी काम करेंगी। बिल्कुल काम करेगा हार्ट के लिए। अलसी भी है, अर्जुन हमारा बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। अर्जुन पे तो बहुत अधिक वर्क हो चुका है कि अर्जुन का जो चाय पीने से ब्लॉकेज में फ़ायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, लिपिड लेवल में ठीक होता है, ओवरऑल वो सिस्टम को, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक रखता है। अर्जुन केवल अकेला अर्जुन बहुत सुंदर आपने जो बात की, अर्जुन की बात की है, तो हम यहीं पर हम पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अर्जुन यही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो निगाह है, जो नज़र है, वो केवल और केवल मछली की आंख पर है। तो इतनी एकाग्रता रखना, इतनी एकाग्रता, तन आपका स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के एकाग्रता आएगी और तब जाकर के आप किसी दिग्विजय अभियान पर निकल पाएंगे और भरतों के भरत इस देश में एक सम्राट के रूप में आगे अपना आधिपत्य भी रख पाएंगे। लेकिन वो सम्राट बनने के लिए बहुत कुछ हमें बनना पड़ेगा, बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा, उस सुबह की ताजगी का अनुभव करना पड़ेगा जो आयुर्विज्ञान में बताई गई है। प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते।